वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नव्या नेहाल, गेस्ट फैकल्टी इन आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर। आज मैं ये वीडियो लेक्चर बना रही हूँ बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए। कोर्स कोड है बायोकेम BT 311 और कोर्स का टाइटल है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। यूनिट 2 के आज मैं प्रोटीन्स को कवर करूँगी। आउटलाइंस, इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हम इस वीडियो लेक्चर में इन सब के बारे में जानेंगे थोड़ा थोड़ा सा। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होता है? प्रोटीन्स आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो कि अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है। अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होता है इसके द्वारा आपस में लिंक्ड होते हैं। जैसे हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स और जो भी लिपिड्स होते हैं ये सब आपस में हाइड्रोकार्बन्स यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए होते हैं, और ऑक्सीजन। उसी तरह जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन्स आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसमें कि सल्फर भी होता है। इन सब से मिलकर के प्रोटीन्स बनता है। प्रोटीन्स जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग मोनोमर होता है, मतलब कि प्रोटीन्स की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है जिसे कि हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनता है, इसीलिए हम इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब होता है कि प्रोटीन को बनाने के लिए अमाइनो एसिड का महत्वपूर्ण रोल होता है। अमाइनो एसिड क्या होता है? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये अमाइनो एसिड है। इसमें सेंटर में एक कार्बन एटम्स होता है, इसके साथ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जुड़ा होता है, ये NH2, इसको हम अमीनो ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये NH2 आपका अमीनो ग्रुप होता है। और ये जो COOH यानी कि इसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। और साथ में ये जो आपका R है, R को हम R ग्रुप भी कह सकते हैं या फिर साइड चेन भी कह सकते हैं। ये सब आपस में बाउंडेड होते हैं कार्बन मॉलिक्यूल से, कार्बन एटम से। कार्बन एटम्स जो होता है यानी कि जो अमीनो ग्रुप जिस भी पहले कार्बन से जुड़ता है आकर के, उसको हम नाम दे देते हैं अल्फा कार्बन। ये जो है ये अल्फा का सिंबल है, इसे हमने नाम दे दिया अल्फा कार्बन। इसमें जो अमीनो ग्रुप होता है यानी कि जो NH2 होता है ये बेसिक और एल्कलाइन होता है, और जो COOH होता है ये आपका एसिडिक होता है। अब NH2 और COH यानी कि एसिड और बेस एक अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी एसिड और बेस का जो भी हमारे शरीर में बैलेंस होता है उसे मेंटेन किया जाता है। हर अमाइनो एसिड में जो ये R ग्रुप होता है या फिर जो साइड चेन होता है ये अलग अलग होता है, सब में एक ही जैसा नहीं होता है। किसी में CH2 होता है तो किसी में CH2 फिर आगे फिर से CH2 में जुड़ा हुआ होता है, ऐसे से होता है। तो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कुछ कुछ तो बहुत ही इतने इजी होते हैं, इतने आसान होते हैं कि जहाँ पे R जो है वो आपका हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, या फिर कुछ कुछ इतने ज़्यादा मुश्किल होते हैं जहाँ पे 3-4 एटम्स एक साथ आकर के मिल जाते हैं। आपके यहाँ पे जो R एटम्स हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि आपस में जुड़ते किससे हैं। तो एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड जो कि इन्हें आपस में जोड़ करके रखता है। अमाइनो एसिड जो है ये होता है आपका कलरलेस यानी कि रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। प्लस ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस यानी कि जो क्रिस्टल जैसा फॉर्मेशन होता है, जैसे कि जो ट्रांसपेरेंट कांच जैसी जो होती है उस तरह का ये सब्सटेंस होता है। हमारे शरीर में लगभग 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि काम करते हैं। अब हम इस डायग्राम की बात करते हैं। इसमें क्या है, ये आप देख रहे हैं कि ये 2 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो जो पहला है हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, ये
COH। ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसका एक OH ये दूसरे अमाइनो एसिड के H यानी कि हाइड्रोजन एटम के साथ आकर के जुड़ जाएगा और इन दोनों में आपस में पेप्टाइड बॉन्ड लिंक फॉर्म होगा और आपस में आके जुड़ने के बाद जो ये बनाएगा वाटर, यानी कि 2H मॉलिक्यूल मिल गया और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल गया। ये दोनों आपस में मिलके बनाएंगे वाटर और आगे वाटर जो है रिलीज़ हो जाएगा, यानी कि वाटर आपका निकल जाएगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। वाटर निकल गया, यहाँ पे अब जो भी है COO और NH ये है आपका पेप्टाइड ग्रुप बन गया और बाकी सब वैसे ही रहेगा। NH2 N होने की वजह से इसको हम एमिनो टर्मिनल्स कहेंगे और जो यहाँ पे COH है इस वजह से इसको हम कार्बोक्सी टर्मिनस कहेंगे। ये हैं आपके 20 अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वहाँ उसमें जो R ग्रुप प्रेजेंट होता है वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि वो सीधे से सीधे हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर वो ऐसे से भी हो सकता है कि CH2 है, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, इस तरह से भी हो सकता है। तो जो अमाइनो ग्रुप एसिड है इनको 5 अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। किस तरह से कि ये कितने पानी के साथ कितने मिल सकते हैं इस बेसिस पे। तो पहला है आपका नॉन पोलर एलिफेटिक R ग्रुप। नॉन पोलर का मतलब हुआ कि ये इन्हें पानी पसंद नहीं है, मतलब कि इन्हें हम हाइड्रोफोबिक भी कह सकते हैं या फिर इन्हें हम वाटर हेटिंग कह सकते हैं। तो इसे याद करने के लिए आप पहला हो गया आपका ग्लाइसिन, दूसरा है एलेनिन, तीसरा वेलिन, फोर्थ है आपका ल्यूसीन, पांचवा मिथ्योनिन, छठा है आइसोल्यूसिन। तो इसको हम गैबलिम यानी कि G पहला ले लिया, A दूसरा, V से वेलिन, L से ल्यूसीन, I से आइसोल्यूसिन और M से मिथ्योनिन, इसे हम गैबलिम भी कह सकते हैं। जो दूसरा है हमारा वो है पोलर अनचार्ज्ड R ग्रुप्स। पोलर का मतलब इसे पानी पसंद है, जिसे कि हम हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग भी कहते हैं। तो इसमें भी 6 अमाइनो एसिड आते हैं आपके। पहला है सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, एस्पेरेजिन और ग्लूटामीन। जो तीसरा है ये चार्ज के बेसिस पे इसे डिवाइड किया गया, यानी कि इसका जो R ग्रुप है ये प्लस चार्ज होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है। तो ये चार्ज के बेसिस पे इसे डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है आपका लाइसीन, दूसरा है आर्जिनिन और तीसरा है हिस्टडीन। जो नेगेटिवली चार्ज्ड R ग्रुप्स होते हैं, मतलब कि इसको भी चार्ज के बेसिस पे किया गया है, लेकिन नेगेटिव का मतलब माइनस। तो इस पे देखिए माइनस का चार्ज लगा, इस पे भी माइनस का चार्ज लगा है। तो ऐसे सिर्फ 2 अमाइनो एसिड होते हैं जिस पे माइनस के चार्ज लगे होते हैं, एस्पारेटेट और ग्लूटामेट। पांचवा है हमारा नॉन पोलर एरोमेटिक R ग्रुप। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग। बेंजीन का मतलब 6 ऐसे ऐसे रिंग आपस में मिलकर के बनाते हैं बेंजीन रिंग। तो ऐसे बेंजीन रिंग वाले आपके सिर्फ 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं और ये होते हैं नॉन पोलर, यानी कि इन्हें पानी पसंद नहीं होता है। तो इसमें है पहला आपका फिनाइल एलेनिन, दूसरा है टायरोसिन और तीसरा है ट्रिप्टोफान। सिर्फ ये 3 ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट यानी कि जो सनलाइट से UV रेज निकलती हैं ये उसे एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के 4 अलग अलग स्टेप्स हैं और फिर एंड में आपका प्रोटीन बनता है। तो पहला स्टेप है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा स्टेप है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा है टर्शरी स्ट्रक्चर और चौथा है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी इन सब के बारे में। जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इसमें आप देख रहे हैं कि ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारे अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक हैं और ये सब मिल करके इसे बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये जो लंबी सी चेन हमें दिख रही है लीनियर चेन, इसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें आपका 2 पार्ट में सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिवाइड हो जाता है।
विभाजित होता है दो प्रकार में। पहला होता है आपका बीटा प्लीटेड शीट और दूसरा होता है आपका अल्फा हेलिक्स। जो अल्फा हेलिक्स होता है इसको अगर हम आगे फिर से डिवाइड करते हैं तो ये दो तरीके से होता है। पहले तो जो इसकी ऐसे जो घुमावदार है वो है आपका लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स कहलाता है, और जो दूसरा होता है आपका वो कहलाता है राइट हैंडेड हेलिक्स। जो दूसरा है हमारा बीटा प्लीटेड शीट, ये भी दो प्रकार के होते हैं, पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट और एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट। पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये जैसे इधर पे कार्बन टर्मिनस लिखा हुआ है और इधर पे नाइट्रोजन टर्मिनस, ये आपका पहला एक पॉलीपेप्टाइड हो गया, लीनियर चेन कह सकते हैं हम इसे। ये दूसरा लीनियर चेन हो गया, ठीक है। तो जो दोनों लीनियर चेन है उसमें सेम साइड सेम दिशा में कार्बन टर्मिनस होने चाहिए और सेम दिशा में एन टर्मिनस होने चाहिए। इसी तरह जो एंटी पैरेलल बीटा शीट होते हैं उसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी कि जैसे कि पहला लीनियर चेन है, लंबी चेन है ये, इसमें जो इस साइड है ये आपका कार्बन टर्मिनस है और इस साइड आपका एन टर्मिनस। उसके जस्ट नीचे हमारी दूसरी लीनियर चेन है, लंबी चेन, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन टर्मिनस है और यहाँ पे कार्बन टर्मिनस है। तो ये है आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर के पार्ट। अब तीसरा आता है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये अल्फा और बीटा आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं और 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। चौथा है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताया है कि एकदम सीधा सा लंबा सा चेन होता है, मतलब कि ढेर सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं और वो एक लंबी सी चेन बना देते हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर माना जाता है। जो दूसरा होता है ये होता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जो लंबी सी जो चेन होती है इसमें क्या होता है, जो भी फोल्ड का मतलब मुड़ना, जो भी अनफोल्डेड मतलब जो भी बिना मुड़े हुए प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं वो आपस में हेलिकल शेप बनाते हैं। हेलिकल शेप क्या होता है, ये जैसे ये आपका जिगजैग टाइप है, ये है आपका हेलिकल शेप, इसे हम कहते हैं। तो ये आपस में मिलकर के हेलिकल शेप बनाते हैं और इसमें जो भी बॉन्ड होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। हेलिकल शेप तो बन गया, लेकिन क्या होता है इसमें जो भी आपका साइड चेन, यानी कि जो भी मैंने आपका आर ग्रुप बताया है वो नहीं इन्वॉल्व होता है इसमें, बाकी सारे अमाइनो एसिड के ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये आपका दो टाइप का होता है। मैंने आपको बताया कि पहला अल्फा हेलिक्स होता है और दूसरा आपका होता है बीटा शीट। तो जो अल्फा हेलिक्स होता है ये आपका रॉड की तरह होता है, ये आपस में बहुत ही टाइटली मुड़े हुए होते हैं, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन से। पॉलीपेप्टाइड चेन इसकी जो होती है आपस में काफ़ी मुड़ावदार होती है और इसके जो ज़्यादातर ये जो है राइट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। दूसरा होता है आपका बीटा प्लीटेड शीट। तो जो पॉलिंग और कोरे थे इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था इन दोनों टाइप को, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। तो जो बीटा प्लीटेड शीट है इसको दूसरे नंबर पे इसलिए रखा गया क्योंकि पॉलिंग और कोरे ने इसे दूसरे नंबर पे डिस्कवर किया था, पहले उन्होंने अल्फा हेलिक्स डिस्कवर किया था। बीटा प्लीटेड शीट दो तरीके के होते हैं, पैरेलल बीटा शीट और दूसरा है आपका एंटी पैरेलल बीटा शीट। ये है आपका टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसको मैंने बताया भी कि जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं वो कहे जाते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो भी आर ग्रुप यानी कि जो भी साइड चेन प्रेजेंट होते हैं अमाइनो एसिड में,
वो आपस में जुड़ते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। अब वो आपस में जुड़ते कैसे हैं? कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसे हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत बॉन्ड कह सकते हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है आपका नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ये आपका वीक बॉन्ड होता है, कमज़ोर बॉन्ड होता है कि बहुत ही जल्दी टूट जाता है। तो वीक बॉन्ड में आते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन और लंडन डिस्पर्जन फोर्स। अब जैसे कि आपके बहुत से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनका आर ग्रुप यानी कि जिनका जो साइड चेन है वो पोलर होता है, कुछ आपका नॉन पोलर होता है। जैसा कि हम सबको पता है कि जो भी जैसे प्लस माइनस साइन होता है तो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन जो आपका सेम साइन होता है जैसे कि प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो जो भी अमाइनो एसिड्स जिनका साइड चेन अपोजिट चार्ज कंटेन होता है, मतलब जैसे कि प्लस माइनस, तो वो सब आपके आयनिक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। और जो भी आपका पोलर आर ग्रुप होता है वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से आपस में जुड़ते हैं। जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हमारे हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि उन्हें पानी बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ये ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे कि इनका नाम हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक, तो वैसे ही एक इंट्रैक्शन है, मतलब एक बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो ये उसके आपस में मिलके जुड़ जाते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि हाइड्रोफोबिक है, मतलब पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो ये क्या करते हैं कि जो प्रोटीन बनता है उसमें अंदर की साइड ये जुड़ते हैं, क्योंकि अंदर की साइड पानी नहीं होता है। और जो आपका हाइड्रोफिलिक यानी कि जिन्हें पानी वाटर लविंग कहते हैं, यानी कि जो पोलर होते हैं, पोलर अमाइनो एसिड्स, ये आपके जो है प्रोटीन के ऊपरी सतह पे मिलेंगे, ऊपर के पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जो प्रोटीन का जो बाहरी सतह होता है वो पानी से घिरा हुआ होता है या फिर कोई भी फ्लूइड होता है तो वो उससे घिरा हुआ होता है। तो इसलिए जो पोलर होते हैं वो ऊपरी सतह पे होते हैं और जो नॉन पोलर होते हैं वो अंदर की सतह में होते हैं। जो कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे हमने जो बताया जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये डाइसल्फाइड, सल्फाइड का मतलब ये सिर्फ उस अमाइनो एसिड में पाए जाएंगे जहाँ पे सल्फर प्रेजेंट होता है। तो ऐसे सिर्फ दो ही अमाइनो एसिड है जो कि सल्फर उन जिनके में प्रेजेंट होता है, जिनके में सल्फर होता है, और वो है आपका सिस्टीन और मिथ्योनीन। तो जो सबसे मजबूत बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब हम बात करते हैं चौथे स्ट्रक्चर की प्रोटीन की, जिसे हम कहते हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वाटनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे कि हम सबको पता है कि कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया और बस हो गया, उसका काम ख़त्म। तो जो एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन या दो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं वो सिर्फ 3 स्ट्रक्चर तक फॉलो करते हैं, यानी कि उसमें सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। लेकिन बहुत से ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं और वो हमारे बनाते हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वाटनरी स्ट्रक्चर के दो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, पहला है हीमोग्लोबिन और दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज। हीमोग्लोबिन जैसा कि हम सबको पता है कि ये क्या करता है, हमारे जो ब्लड होती है यानी कि हमारा जो खून होता है उसमें जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से प्रेजेंट होता है। मतलब कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे खून में। हीमोग्लोबिन को हम क्वाटनरी स्ट्रक्चर में क्यों रखते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का, ये 4 सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है। तो 2 सब यूनिट इसमें अल्फा होते हैं और 2 बीटा के होते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज है इसका सिर्फ ये काम होता है कि जो हमारा डीएनए नया स्ट्रैंड डीएनए का बनता है उसको सिंथेसाइज करता है, उसकी मतलब उसको बनाने में मददगार होता है ये आपका डीएनए पॉलीमरेज। इसको भी हमने इसीलिए रखा है क्योंकि ये आपस में 10 सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है।
अब इसमें भी कुछ कुछ बॉन्ड हैं जो कि काम आते हैं, जैसे कि आपके कुछ वीक यानी कि जो कमज़ोर, जिसे कि हम नॉन कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो इसमें जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड और लंडन डिस्पर्जन फोर्स, जो कि आपस में मिल करके आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये प्रोटीन बन गया, लेकिन क्या होता है, प्रोटीन कई बार आपका टूट जाता है। तो जो भी टेम्परेचर यानी कि जो तापमान होते हैं, पीएच होते हैं, या फिर जो भी केमिकल्स होते हैं कुछ कुछ ऐसे, जिनकी वजह से, जिनके कम या ज़्यादा होने की वजह से जो प्रोटीन है वो टूट जाता है। मतलब कि जो इसका 3D स्ट्रक्चर, हम जो कहेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर, वो टूट जाता है और प्रोटीन टूट के फिर से पहले लीनियर फॉर्म में चला जाता है, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में चला जाता है। ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स को अलग अलग स्रोत के बेसिस पे उसको अलग अलग बांटा गया है। तो जो पहला क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं ये है हमारा सोर्स ऑफ प्रोटीन के बेसिस पे, यानी कि स्रोत के बेसिस पे। तो प्रोटीन्स कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम एनिमल से लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्लांट से लेते हैं। जो एनिमल से लेते हैं वो उन्हें हम ज़्यादा अमाउंट में, मतलब ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, उसमें ज़्यादा मात्रा में जो ज़रूरी अमाइनो एसिड होता है वो उपलब्ध होता है, वो प्रेजेंट होता है। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमें पता है कि दूध जो है वो हम एनिमल यानी कि जानवर से लेते हैं, यानी कि जो भी गाय या भैंस होती है वहाँ से हम दूध लेते हैं। मीट यानी कि जो भी मांस होता है वो या तो आप बकरी का समझ सकते हैं या फिर जो भैंस वगैरह का होता है उसका होता है। फिश, मछली और जो अंडे होते हैं ये सब हमारे, हम जानवरों से हमें प्राप्त होती है। जो दूसरा है हमारा वो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स यानी कि जिन्हें हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं वो कम होते हैं। जैसे कि जो भी चावल हुआ, या जो भी हमारा दाल वगैरह हुआ, या सोयाबीन, ग्राउंड नट्स यानी कि मूंगफली, ये सब हमारे पौधे के स्रोत हैं जो कि हमें प्रोटीन्स इनमें पाए जाते हैं। दूसरा है जो कि प्रोटीन के शेप पे डिपेंड होता है, यानी कि प्रोटीन कैसे दिखने में है। तो एक है ग्लोब्यूलर यानी कि इसको हम याद करने के लिए ग्लोब से कह सकते हैं। तो ग्लोब हमारा कैसा होता है, गोले से शेप में, तो इसीलिए गोल गोल आकार को हम स्फेरिकल या फिर ओवॉइड शेप कहते हैं। और वैसा कौन सा प्रोटीन दिखता है, तो जो भी हमारे खून में जो प्रोटीन होते हैं, पाए जाते हैं, या फिर जो हीमोग्लोबिन में पाए जाते हैं, वो सब हमारे जो है ग्लोब्यूलर में आते हैं। दूसरा है हमारा फिब्रस और फिब्रिलर प्रोटीन्स। जो फिब्रस होता है ये आपका रिबन जैसा होता है। जैसे हमारा जो रबड़ बैंड यानी कि जो रबड़ होता है उसका क्या होता है, रबड़ बैंड की यहाँ मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें क्या होता है कि उसको हम किसी चीज़ में बांधते हैं, उसके बाद जब हम खोलते हैं तो फिर से अपने नॉर्मल शेप में चला जाता है। तो फिब्रस प्रोटीन्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जैसे कि एक इलास्टिक होता है, हम फैला रहे हैं, फैलता है लेकिन वो टूटता नहीं है, और जैसे हमने इलास्टिक को फैलाना बंद किया वो वापस से सिकुड़ जाता है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं कोलेजन, इलास्टिन्स, केराटिन और फिब्रोइन, तो ये सब ऐसे ही हैं। जो कोलेजन है ये हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, यानी कि जो भी हमारे शरीर में बोन्स यानी जो भी हड्डियां होती हैं वो कोलेजन की बनी हुई होती हैं, उसमें कोलेजन पाया जाता है। और जो ह्यूमन बीइंग है उसमें लगभग आधे से ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो होती है कोलेजन। इलास्टिन्स जो भी हमारे ब्लड वेसल्स यानी कि जिसे हम नस कहते हैं, जो भी हमारे नस होती है वो हमारी इलास्टिन की बनी हुई होती है। केराटिन, केराटिन में हमारे जो भी आते हैं, जो जानवरों की जो सींग होती है, या फिर जो हमारी स्किन, त्वचा होती है, बाल यानी कि हेयर, फेदर्स, जो भी बर्ड्स में जो भी चिड़ियों के जो पंख होते हैं, और नाखून, इन सब में केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। फिब्रोइन क्या होता है, जो सिल्क होता है
उसमें फिब्रोइन प्रेजेंट होता है आपका। जो तीसरा है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ और सॉल्युबिलिटी, मतलब कि किस किस चीज़ को मिलके बना हुआ है और किस किस चीज़ में सॉल्युबल है, जैसे कि किस में घुलनसार है, सॉल्युबिलिटी का मतलब किस में घुल सकता है प्रोटीन, तो उसके बेसिस पे इसे डिवाइड किया गया है। तो इसको आगे भी दो प्रकार में डिवाइड किया है, पहला है सिंपल और दूसरा है आपका कॉन्जुगेटेड। जो सिंपल होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड के बने हुए होते हैं, लेकिन जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं ये अमाइनो एसिड के अलावा और भी कुछ कुछ अलग होते हैं, अलग चीज़ों से बने हुए होते हैं। तो जो अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं उन्हें हम सिंपल प्रोटीन कहते हैं, और उन्हें फिर आगे और भी अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, सिर्फ और सिर्फ उनके कॉम्पोजिशन के बेसिस पे। तो पहला है हमारा प्रोस्ट अमीन्स, दूसरा है हमारा एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स हम सबको पता है कि जो भी अंडे में जो सफ़ेद पार्ट होता है, जो सफ़ेद सफ़ेद सा दिखता है, जैसे अंडे को अगर हम फोड़ते हैं तो उसमें दो तरीके के पार्ट आते हैं। पहला सफ़ेद सफ़ेद होता है लिक्विड सा, और दूसरा होता है बीच में जो कि पीला पीला सा होता है। जो पीला वाला पार्ट होता है उसे हम एग यॉक कहते हैं, और जो सफ़ेद पार्ट होता है उसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। तो अगर एल्ब्यूमिन को आप पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो घुल जाएगा, तो इसे हम कहते हैं कि ये होता है आपका वाटर सॉल्युबल। ये है आपका ग्लोब्यूलिन्स। जो ग्लोब्यूलिन्स होते हैं ये भी पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि इसमें भी आप अंडे का सफ़ेद वाला पार्ट ले सकते हैं, या फिर जो आपके ऑरेंज होते हैं यानी कि जो संतरा वगैरह होता है ये आपका ग्लोब्यूलिन्स में आता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन उसमें प्रेजेंट होते हैं। तीसरा है आपका चौथा है आपका ग्लूटिलिन्स। जो ग्लूटालिन्स होते हैं, जो भी हमारे पेड़ पौधे के जो सीड होते हैं उसे कहा जाता है, यानी कि जैसे कि हमारा गेहूं हो गया, मकई हो गई, चावल हो गया, ये सब आपके ग्लूटिलिन्स होते हैं। और जो जैसे कि हम सबको पता है मकई चावल ये सब आपका अगर आप पीस भी दे रहे हैं तो भी ये पानी में नहीं घुल सकते, जैसा कि आपका चीनी घुल जाता है। जो प्रोल अमीन्स होते हैं, प्रोल अमीन्स में भी आपके जितने भी पेड़ पौधे के जो सीड होते हैं यानी कि जो बीज होते हैं वो आएंगे, जैसे कि आपका इसमें भी आपका गेहूं आता है, मकई आता है, और ये वही इसे हम कहेंगे कि ये पानी में नहीं घुल सकते हैं। आखिरी है आपका स्क्लेरोप्रोटीन्स। स्क्लेरोप्रोटीन्स जो कि हमारे शरीर में जो भी हड्डियां होती हैं उसमें जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं स्क्लेरोप्रोटीन्स। और ये जो भी हड्डियां होती हैं हम सबको पता है कि पानी में नहीं घुल सकती, अदरवाइज नहीं तो हमारे शरीर की जितनी हड्डियां हैं वो सब पानी में घुल जाती। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। अगला है आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स को मैंने बताया भी कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो जो दूसरे अदर नॉन प्रोटीन पोर्शन होते हैं उससे मिलके बंधे होते हैं। तो वो या तो आपका कोई मेटल यानी कि कोई धातु हो सकता है या फिर कोई कंपाउंड हो सकता है। तो जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है इसको आगे अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, अलग अलग धातु से, कौन किस धातु से मिलके बन रहा है या फिर कौन किस कंपाउंड से मिलके बन रहा है उसके बेसिस पे। तो जो मेटालोप्रोटीन्स है ये क्या होता है, मेटालोप्रोटीन्स कुछ ऐसे मेटालोप्रोटीन्स मतलब कि जो धातु से मिलके बनते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं प्रोटीन्स जो कि धातु से मिल जाते हैं। कौन से धातु उसमें होते हैं, जैसे कि आपका सिल्वर होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। तो ये सब आपके जो है प्रोटीन के साथ मिल करके बन जाते हैं। अब कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि धातु से बहुत ही हल्के से बने हुए थे, तो उसमें आते हैं आपके कैल्शियम। और जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो किसी भी धातु से मिलके नहीं बंध पाते हैं। अगला है आपका क्रोमोप्रोटीन्स। तो जो भी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन होता है वो क्रोमोप्रोटीन में आया जाता है।
अगला है आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो भी प्रोटीन्स हैं वो आपस में मिलकर के ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। और इसमें आपका अंडे का सफ़ेद वाला पार्ट आता है, यानी कि जिसे हम एग एल्ब्यूमिन या फिर एग वाइट कहते हैं। अगला है आपका फॉस्फोप्रोटीन्स। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो फॉस्फोरिक एसिड से आपस में मिलके बनते हैं। और जो दूध होता है, दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, तो जो कैसीन है उसको हम फॉस्फोप्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियो का मतलब होता है आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, तो ये दोनों आपस में मिलके बनते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका प्रोट अमीन्स और हिस्टोन्स। अगला है आपका लिपोप्रोटीन्स, यानी कि लिपिड और प्रोटीन, ये दोनों आपस में मिलके बनते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो मैंने बताया कि आपको, जैसे कि जो अंडा होता है उसमें जो पीला वाला पार्ट होता है उसको हम एग यॉक कहते हैं, और हिंदी में शायद उसे अंडे की जर्दी कहते हैं। तो उसमें भी जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपके लिपोप्रोटीन्स में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स, इसमें हम बात करेंगे कि हमारे जो भी हमारा शरीर का कुछ कुछ, जैसे कि मसल्स या प्लाज्मा या बोन्स, ये सब, या फिर जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत रटनी पड़ेगी, जैसे कि याद करना पड़ेगा। जैसे कि सिल्क फाइबर्स, ये सबको पता है। फिब्रोइन, फाइबर से आप फिब्रोइन का याद कर सकते हैं। बोन्स, हड्डियों में जो भी हैं वो आपके कोलेजिन पाए जाते हैं। लेग्यूम्स, लेग्यूम्स जो भी होते हैं आपके, ये आपके दलहन होते हैं, यानी कि जो भी दाल वगैरह होती है ये आपके लेग्यूम्स होते हैं। तो लेग्यूम्स में आपके लेग्यूम लीन प्रोटीन होता है। मिल्क में अभी मैंने आपको बताया कि कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है। हेयर में केराटिन नाम का प्रोटीन होता है। लिगामेंट्स में इलास्टिन होता है। कॉर्न यानी कि मकई में आपका जीन होता है। गेहूं में आपका ग्लूटानिन और ग्लायाडीन होता है। जो एग योक यानी कि जो पीली वाली होती है अंडे में, उसमें आपका लिपोविटिलिन और लिपोविटिलेनिन होता है। जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है अंडे का, उसमें आपका एविडिन, ओव एल्ब्यूमिन और ओवोग्लोब्यूलिन होता है। जो हमारे मसल्स होते हैं शरीर के, उसमें आपका मायोसिन और मायोसिनोजेन पाया जाता है। और जो ब्लड प्लाज्मा होते हैं उसमें आपका सीरम एल्ब्यूमिन और सीरम ग्लोब्यूलिन पाया जाता है। अगला है कि हम प्रोटीन्स में, अगर हमने प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो गई तो क्या होता है। तो सबसे पहले एक बीमारी है जिसका नाम है क्वासियोरकर। इसमें क्या होता है, डायरिया, यानी कि डायरिया में क्या होता है, लूज मोशन, यानी कि लॉस ऑफ वाटर, पानी लगातार आपका निकलता जाता है। और शरीर पीला होने लगता है, पीलिंग स्किन, और चिड़चिड़ाहट होती है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट। इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ पाई जाती है, तो इसमें जो भी फीट यानी कि जो पैर होता है, एब्डोमेन, और जो पेट के पास का पार्ट होता है, इसमें सूजन आने लगती है, स्वेलिंग। और जो स्किन होता है यानी कि जो त्वचा होती है वो कमज़ोर सी दिखने लगती है, जिसकी वजह से, अगर ये बीमारी ज़्यादातर छोटे बच्चों को होती है, और सबसे ज़्यादा इसमें जो सबसे पहले देखा गया है वो सबसे पहले 1935 में देखा गया है। 1935 में लगभग 90% बच्चे जो है इस बीमारी से ख़त्म हुए थे। और ये होता क्यों है, हमारे शरीर में, जैसे कि हमारे शरीर में हमने कम प्रोटीन वाला खाना खाया, तो फिर हमारे शरीर में एक प्रोटीन है जिसका नाम है एल्ब्यूमिन। वो क्या करता है, हमारे शरीर के, हमारा जो खून होता है, जितने भी पानी होते हैं उसे पकड़ के रखता है। लेकिन जब हमारे शरीर में प्रोटीन यानी कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन जैसे हमने कम खाया, तो उस वजह से हमारे शरीर में एल्ब्यूमिन भी कम हो गया। तो जब ये कम हो गया तो इसकी जो पकड़ है पानी पे वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो पानी है
वो ब्लड वेसल्स यानी कि वो खून से बाहर आ जाता है, निकल जाता है और एक जगह जाके इकट्ठा होने लगता है। तो उसी जगह को उसी चीज़ को उसको हम स्वेलिंग कहते हैं यानी कि सूजन कहते हैं। अब दूसरा जो बीमारी है वो है आपका मरासमस। मरासमस में क्या होता है? मरासमस का मतलब ही है स्टारवेशन। इस स्टारवेशन का मतलब है भूखमरी या फिर भूखा होना। तो ये आपका क्या होता है? डायरिया, यानी कि वही इसमें भी बिल्कुल वही चीज़ होती है जो आपके क्वासियोरकर में होती है। और इसका जो एडवर्स इफ़ेक्ट यानी कि इसका जो प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे, जैसे कि जो शरीर की विकास होती है वो रुक जाती है, जो त्वचा होती है वो ख़राब हो जाती है, और जो भी इंसान जो दिखने लगता है वो मतलब ऐसे पतला दुबला सा कमज़ोर सा दिखने लगता है। तो ये सब आपके होते हैं। अगली बीमारी है आपकी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसमें क्या होता है? इसमें जो भी हमारे शरीर में या फिर जो ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में पाया जाता है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके शरीर में जो भी हड्डियाँ बनती हैं वो जैसे हड्डियों का एक शेप होता है कि हाँ हमारे पैर की हड्डी है तो सीधी होगी, हाथ की हड्डी है तो सीधी ही होगी। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे पैर की हड्डी हुई या हाथ की हड्डी हुई तो वो थोड़ी बहुत टेढ़ी हो जाती है। अगला है आपका एहलर्स डानलस सिंड्रोम। लूज जॉइंट्स मतलब कि जो हमारी केहूनी हुई या फिर जो हमारा घुटना होता है ये सब आपके जॉइंट्स में आते हैं। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं ये हल्के हो जाते हैं, कमज़ोर होते हैं। ये पैदा होने के साथ ही ये कमज़ोर होते हैं। अगला है आपका कैचेक्सिया। कैचेक्सिया में वेट लॉस होता है यानी कि वज़न कम होते जाता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि जो प्रोटीन है वो बहुत ही जल्दी से डिग्रेड होने लगता है, और जो स्केलेटल मसल्स होते हैं यानी कि जो हमारे हड्डियों पे जो मसल्स होती है वो बहुत ही जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगती है यानी कि डिप्लीट होने लगती है। इन 5 के अलावा भी और थोड़े बहुत सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि बालों का टूटना या फिर बीच से टूट रहा है या फिर ग्रो नहीं हो रहा है, तो ये केराटिन की वजह से होता है। और कुछ कुछ जैसे कि जो भी घाव वगैरह हो जाते हैं शरीर में वो उनका बहुत ही देर से छूटना, तो ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। प्लस जो कुछ लोग होते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी उनको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी चीज़ से, जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें धूल वूल से इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो सही से काम नहीं कर पाता है, और वो इम्यून सिस्टम जो सही से काम नहीं करता वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि जो इंसान है वो प्रोटीन कम ले रहा है। ये एक एक्सरसाइज है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे करेंगे। इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि जो भी हम खाना लेते हैं उसमें जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जैसे कि जो सीरियल्स हैं उसमें आपका लाइसीन नाम का अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, और जो भी आपके डाइटरी प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मिल्क है तो उसमें कैसीन पाया जाता है। तो हम अपने खाने में ऐसा क्या लें जिसमें कि जो प्रोटीन्स हैं और अमाइनो एसिड्स जो प्रेजेंट होते हैं तो उन सब के आपको नाम लिखने, एक छोटा सा नोट उस पर लिखना है। और ये आपका लर्निंग आउटकम्स है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो भी मैंने पढ़ाया है जैसे कि आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि जो भी प्रोटीन्स पढ़ाया है उसमें जो स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है वो आपको समझ में आया होगा। ये आपका रेफरेंस है यानी कि इसमें जो भी मैंने डायग्राम, पिक्चर यानी कि और जो भी मैंने इसमें रिटन नोट्स बनाया है तो वो मैंने इन चारों को में से मिला जुला के बनाया। तो आपको अगर और भी जानकारी लेनी है इन सब के बारे में तो इनमें से किसी भी चीज़ पे आप देख सकते हैं, खोल करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।